था कि जैसे किसी भी सर्किट में अगर अपने को क्या करना होगा, कोई करंट मेजर करना होगा, वोल्टेज मेजर करना होगा, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि करंट मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं, वोल्टेज नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, है ना? प्रतिरोध मापना है तो प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स का प्रयोग सर्किट में किया जाता है, ताकि अलग अलग चीज़ें, जैसे हमको करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, या फिर मान लीजिए रेजिस्टेंस या प्रतिरोध निकालना है, तो हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें क्या है कि उसमें क्या लगा हुआ होता है, उसमें मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे ना तो उसमें क्या है कि नंबर्स लिखे हुए होते हैं और सुई के जैसा रहता है उसमें, ठीक है? तो जो ही मान लीजिए कि आप कोई वोल्टेज, जैसे मान लीजिए वोल्ट मीटर है, तो उसमें वोल्टेज को शो करना है, तो अभी जैसे सर्किट हमारा नहीं स्टार्ट है, सर्किट में करंट नहीं पास कर रहा है, तो वो जीरो पे रहेगा। लेकिन जो ही क्या है कि हमारा जो है सर्किट चालू होता है, तो ऑटोमेटिक उस सर्किट में कितना वोल्टेज पास कर रहा है वो वोल्ट मीटर क्या करता है, आपको शो कर देता है, ठीक है? तो वही क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक संकेतक उपकरण है, इसमें पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब जो सुई है, निडल है ना, को शून्य स्थिति से, मतलब जीरो से उठा करके जहां पर भी उसको जाना है, वैसे मान लीजिए सर्किट में पास किया 20 वोल्ट का करंट, तो जीरो से वो 20 पे चला गया। अब वो 20 पे जाने के लिए तो कोई ना कोई फोर्स तो लगता होगा ना उसमें, निडल के अंदर, तभी तो मान लीजिए वो जीरो से उठ करके 20 तक जाता होगा। सिंपल सी बात है। तो जब ऐसी बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें उसमें जो है हम लोग किस बल का यूज होता है, तो विचलन बल का प्रयोग होता है। किस बल का प्रयोग होता है? विचलन बल का। याद रहेगा, तो इसको याद रखना है हम लोग का क्या रहता है सर, विचलन बल रहता है। विचलन बल क्या करता है, तो विचलन बल जो है किसी भी संकेतक उपकरण का जो पॉइंटर होता है उसको वो क्या करता है, मूव करवाने में मदद करता है। विचलन बल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का प्रयोग करने की स्थिति कौन सी है ना? कि गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो हम लोग इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें किस पोजीशन में आप अपने इक्विपमेंट को रखिएगा, मतलब वर्टिकल पोजीशन में, ऊर्ध्वाधर पोजीशन में रखिएगा, कि हॉरिजॉन्टल में रखिएगा, किसी एंगल पे रखिएगा, कि झुका के रखिएगा, कैसे रखिएगा, है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जब आप किसी भी इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊर्ध्वाधर स्थिति या वर्टिकल कंडीशन में हम लोग उसको रखते हैं, है ना? यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति या फिर वर्टिकल कंडीशन जो भी मिले आपको, वो क्या होगा, करेक्ट आंसर है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए एमीटर है, वोल्ट मीटर, अभी उसको मान लो कि सर्किट में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे सर? तो उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाते हैं, है ना? ये नहीं कि उसको टेढ़ा करके लगा दिए, तो मतलब वो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप से लगा दिए, नहीं है, नहीं लगा सकते हैं। वैसे कैसे लगा सकते हैं सर? ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाते हैं हम लोग उसको। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखेंगे हम लोग। ये वाला देखिए आप, पैमाना है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका, कि ये वाला पैमाना जो है, इस पैमाना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पैमाने को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये वाला जो पैमाना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैर रेखीय पैमाना, यानी कि नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधा, आप समझ ही रहे हो। लीनियर स्केल का मतलब होगा सीधा स्केल। लेकिन वही क्या होगा कि मान लीजिए इस टाइप से आ रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, यानी कि गैर रेखिक। जहां भी आप नॉन लीनियर देखिए या फिर गैर रेखिक देखिए, वो क्या है, आपका सही जवाब है गैर रेखीय पैमाना। पैमाना का मतलब स्केल। स्केल पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की रेटिंग्स लिखे होते हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो 0, 2, 5, 10, 15, 20, 30 टाइप से लिखा हुआ है ना? और ये ओम्स लिखा हुआ है, मतलब ये ओम मीटर है, जिसके मान लीजिए स्केल को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। चलिए, यहाँ तक हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति कारण कौन सी त्रुटि होती है? इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति कारण, स्थिति का मतलब क्या हो गया, अभी जैसे क्या समझा रहा था मैं आपको, क्या आपने क्या कर दिया, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको आपने, या जो भी मान लीजिए आपका इक्विपमेंट है उसको आपने क्या कर दिया, उसको आपने लगाना चाहिए वर्टिकल में, लगा दिया आपने हॉरिजॉन्टली, या फिर मान लीजिए किसी एंगल में आपने लगा दिया, है ना? तो उससे क्या होती है, सही ढंग से आपको मेजरिंग नहीं मिल पाएगा। तो जो सही ढंग से मेजरिंग नहीं मिल पाता है, तो वो क्या हो गया, वहाँ पर त्रुटि हो गया, दोष हो गया, है ना? एरर हो गया, एरर। तो उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उपकरण त्रुटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपकरण त्रुटि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइस एरर बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? डिवाइस एरर या फिर उपकरण त्रुटि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 ओम से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 1 ओम और 1 ओम से नीचे, मतलब 1 ओम और 1 ओम से नीचे का प्रतिरोध आपको मापना है।
तो आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। समझिएगा, फिर से मैं समझा रहा हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि आप ये बताइए कि भाई अगर मान लीजिए 1 ओम से नीचे या 1 ओम का हमको रेजिस्टेंस मापना है, तो आप किस प्रकार के ओम मीटर का प्रयोग करिएगा, है ना। तो ओम मीटर के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेगा ओम मीटर होता है ना। उसके बाद मान लीजिए सीरीज टाइप ओम मीटर होता है, सन टाइप ओम मीटर होता है ना। तो उसी तरह से जो है आपको जब ये प्रकार का इस प्रकार का क्वेश्चंस आ जाए, या मान लीजिए कि आपको अगर चेक करने के लिए हम दे देंगे कैसा करो, तुम हमको 0.75 ओम का जो है रेजिस्टेंस माप के दिखाओ, तो तुम हमसे पूछेगा ना कि सर हमको सामान दीजिए, तो हम तुम्ही से पूछेंगे बताओ तुमको क्या चाहिए, कौन सा तुमको ओम मीटर चाहिए, सन टाइप चाहिए कि सीरीज टाइप चाहिए कि मल्टीमीटर चाहिए कि मेगा ओम मीटर चाहिए, क्या चाहिए तुमको। तो तुम सही जवाब वहाँ पर क्या होना चाहिए, संट टाइप का हमको ओम मीटर चाहिए सर। अगर सन टाइप ओम मीटर आप हमको दीजिएगा, देन आई विल मेजर रेजिस्टेंस 1 और बिलो 1 ओम, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का क्या उद्देश्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए मेगर हमने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो जनरली क्या होते हैं कि जो भी मीटर्स होते हैं उसमें मेनली क्या होता है, दो ही प्रकार का आपको जो है टर्मिनल मिलेगा। ठीक है, मेनली क्या होता है, दो ही प्रकार का आपको टर्मिनल मिलता है। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, दूसरा को हम लोग अर्थ बोलते हैं। समझना है ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं कि जनरली जो इक्विपमेंट्स होते हैं उस इक्विपमेंट्स में आपको दो ही प्रकार के टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें एक को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन टर्मिनल बोलते हैं, एक को हम लोग अर्थ टर्मिनल बोलते हैं। लेकिन जो आपका उन्नत मेगा ओम मीटर यानी कि एडवांस मेगा ओम मीटर जो होता है, जिसको हम लोग मैगर भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, तीसरे प्रकार का भी जो है आपका सिरा होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोग गार्ड सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सिरा। ठीक है, अब कहता है कि गार्ड सिरे का जो है वो क्या उद्देश्य होता है, उसका क्या काम है। ठीक है, तो वो क्या करता है ना कि बिना दोलन किए हुए, मतलब बिना ऑसिलेशन के वो क्या कर सकता है, तो बिना ऑसिलेशन के आपको सटीक रीडिंग देता है। क्या करता है, बिना ऑसिलेशन के, बिना दोलन किए हुए ही आपको क्या करता है, वो एग्जैक्ट जो है रीडिंग आपको दे देगा। समझना है ध्यान से। क्यों करते हैं सर, इसलिए करते हैं ताकि जो ऑसिलेशंस होता है, ऑसिलेशंस का मतलब अब रेटिंग कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है ना, सुई कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, तो वो चीज़ों को छोड़ करके एग्जैक्टली क्या करता है वो, जो ही आप उसको मेगर का प्रयोग करेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग मापने के लिए करते हैं, बताए भी थे आपको हम, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, इसकी सहायता से आपको बिना ऑसिलेशन के, बिना दोलन किए हुए सटीक रीडिंग आपको देता है। कौन देता है, उन्नत मेगा ओम मीटर, जिसको हम लोग मैगर भी कहते हैं। अब देखिए फिर से क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये देखिएगा आप लोग क्या कहता है ये। देखिए ये पूछता है कि ये एक संट रेजिस्टेंस है, संट रेजिस्टेंस मटेरियल है, ध्यान दीजिएगा, संट रेजिस्टेंस है ये, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, एक प्रकार का संट रेजिस्टेंस है। लेकिन इस संट रेजिस्टेंस में, ये जो संट रेजिस्टेंस बनाया गया है, वो संट रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बनाया गया, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो संट रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, इस संट रेजिस्टेंस को जो बनाया गया है, तो उसके लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो संट रेजिस्टेंस है उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं मटेरियल, वो क्या होता है, हमारा मैग्नीन होता है। क्या होता है बोलिए, मैग्नीन। मैग्नीन क्या होता है सर, मैग्नीन हम लोग किसको बोलते हैं, तो मैग्नीन जो है वो क्या है, कॉपर का अलॉय होता है। क्या होता है, कॉपर का अलॉय होता है, मतलब मिश्र धातु होता है, जो किस किस चीज से मिलकर बना होता है सर, तो कॉपर से बना होता है। कॉपर रहता है उसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, कॉपर रहता है। फिर क्या रहता है सर, मैग्नीज रहता है। क्या रहता है, मैग्नीज रहता है सर, मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज। ठीक है, और क्या रहता है, निकल रहता है सर, और क्या रहता है, निकल। ध्यान रहेगा, याद रखना है इस चीज को। क्या सर, कि जो आपका क्या है, जो आपका मेगा ओम मीटर होता है, वो क्या उसमें जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, हमने क्या कहा अभी क्वेश्चन में, संट प्रतिरोध जो सामग्री है उसमें हम लोग किस मटेरियल से उसको बनाते हैं,
ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं, गलती हो गया। शंट प्रतिरोध जो हम लोग बना होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो शंट प्रतिरोध का जो मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है सर। मैग्नीन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो मैग्नीन हमारा कॉपर का होता है, कॉपर, मैग्नीज और निकल, इन तीनों चीज़ों को मिला करके हम लोग क्या करते हैं सर, शंट प्रतिरोध बनाते हैं। अब शंट प्रतिरोध क्या होता है, अगर आपसे ये पूछता है कोई तो कैसे बताइएगा। तो शंट प्रतिरोध जो होता है वो क्या है कि एक कम मान वाला प्रतिरोध होता है। क्या होता है, कम मान वाला प्रतिरोध होता है, जिसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो हाई करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। जब उच्च धारा प्रवाहित होती है किसी सर्किट से तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं सर, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एमीटर जैसे लगा दिया या फिर कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा दिए तो उसको पैरेलल में, सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। समझे बात को, फिर से मैं समझा रहा हूं कि शंट प्रतिरोध क्या होता है, तो एक लो रेजिस्टेंस वाला जो है एक सामान है, इक्विपमेंट समझिए कि एक गुड्स है, ठीक है, जो क्या करता है, जो अपने से होकर के हाई करंट को पास करवाता है, उच्च करंट को पास करवाता है, उच्च विद्युत धारा को पास करवाता है, और उसका काम क्या है, तो प्रतिरोध को मेजर करना। कैसे लगाते हैं इसको, तो इसको हम लोग सर्किट में जब भी लगाते हैं तो हम लोग जो है इसको एमीटर के साथ या फिर कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, पैरेलल में लगता है। तो यही होता है शंट प्रतिरोध, और वो किस चीज़ से बना होता है बाबू रे, मैग्नीन से बना होता है। मैग्नीन किस चीज़ का एलॉय होता है, कॉपर का एलॉय है सर। क्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है, कॉपर, मैग्नीज और निकल। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। चल कुंडली मीटर का एक समान पैमाना, ध्यान दीजिएगा, चल कुंडली मीटर का एक समान पैमाना पर होने का क्या कारण होता है, ठीक है ना। अब चल कुंडली जो मीटर होता है वो क्या है सर, ये समझते हैं पहले। देखिए ये क्या है कि एनालॉग मापन यंत्र है, मतलब एनालॉग, जैसे मान लीजिए कुछ मैनुअल होते हैं, कुछ एनालॉग्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो एनालॉग ये मापन यंत्र है जो क्या कैसे काम करता है, तो किसी भी अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी अस्थाई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो धारावाही चालक होता है, मतलब जो तार होता है जिसमें करंट पास करता है, उस पर जो फोर्स लगता है, तो उसी कंसेप्ट पे ये सब क्या करता है, चल कुंडली मीटर काम करता है, ठीक है। अभी उसमें कहता है कि स्केल जो होता है बिल्कुल एक समान होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है ना। तो क्यों होता है, अभी मैंने, आप लोग देखे होंगे या याद कीजिए, आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे कि जब भी हम लोग ओम का नियम पढ़ते थे तो अगर मान लीजिए जो है वोल्टेज बढ़ता था तो करंट भी बढ़ता था, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I होता था, और जब उसका हम लोग ग्राफ बनाते थे तो बिल्कुल एक लीनियर लाइन मिलता था, लीनियर स्केल मिलता था। हम लोग स्केल नहीं कर सकते उस समय, तो लीनियर लाइन की बात करूंगा मैं, लीनियर लाइन ही मिलता था। तो क्या कंडीशन था उसके लिए, तो सर कंडीशन था कि वोल्टेज जो था सर वो I के प्रोपोर्शनल था, मतलब समानुपाती था। तो बस वही कंसेप्ट में यहाँ ही लेकर के आप आ जाइए कि जब कोई चल कुंडली मीटर होता है उसमें जो आपके स्केल होते हैं वो स्केल क्या होते हैं, एकदम से आपको एक रेखिया होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। क्यों होते हैं सर, इसलिए होते हैं क्योंकि जो उसमें मान लीजिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, यानी कि विचलन, आपका जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है, उसके अंदर जो करंट पास कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जब भी प्रोपोर्शनल का कंडीशन बनेगा तो वहां पर क्या होगा, स्केल आपका लीनियर ही होगा, यूनिफॉर्म ही होगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो समझ लीजिए कि प्रोपोर्शनल नहीं है एक लाइन में। तो सही जवाब क्या होगा सर, बिल्कुल ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। क्या सर, कि विचलन बल आघूर्ण जो है वो धारा के क्या होता है सर, अनुपातिक होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है, ध्यान दीजिएगा, यदि ऊर्जा मीटर, एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर का जो डायल मतलब डिस्क है, डिस्क मतलब गोल सा डिस्क होता है, वो उसमें क्या है कि करंट पास भी नहीं कर रहा है फिर भी वो लगातार घूम रही है, तो क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे सर, तो उसके पीछे रीजन है कि उसमें क्रीपिंग एरर हो गया है। क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग एरर क्या होता है, क्रीपिंग एरर के मतलब ये होता है कि जो भी आपका डिस्क या डायल होगा वो क्या होगा, अपने आप चलते रहेगा, मतलब स्थिर नहीं रहता है। जो भी मान लीजिए स्केल की ही बात करेंगे अगर, तो स्केल क्या होगा, स्केल की जो नीडल होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, घूमते रहेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर भागते रहेगा,
वो टिकता ही नहीं है। तो क्यों सर, क्या रीजन उसके पीछे है? तो उसमें क्या हो गया, क्रीपिंग एरर हो गया है। कौन सा एरर हो गया है? क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, आप लोग जानते होंगे, जैसे सांप वगैरह क्या होता है, क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। क्रीपिंग मान लीजिए कि जीव के अंदर आता है, रेंगने वाले जीव के अंदर आपका जो है आता है क्या चीज़, सांप वगैरह, है ना। तो जस्ट लाइक उसी तरह से जो है आपका किसी भी एनर्जी मीटर में जो डिस्क होता है उसमें सुई है, या फिर मान लीजिए कि आपका जो डिस्क है वो क्या होता है, और स्थिर नहीं है, कभी इधर भाग जा रहा है, कभी उधर भाग जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो भाग रहा है। तो उसके पीछे क्या एरर हो गया सर? उसके पीछे एरर हो गया क्रीपिंग एरर हो गया सर। क्या एरर हो गया? क्रीपिंग एरर। याद रखना है इस चीज़ को। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कहाँ पर क्रीपिंग एरर है या रेंगने। हाँ ये देखिए डी नंबर, रेंगने की त्रुटि यानी क्रीपिंग एरर हो गया। चलिए ये हो गया सर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कहता है सीटी का, सीटी, सीटी क्या होता है सर? सीटी, सीटी का मतलब है करेंट ट्रांसफार्मर। लिख लीजिएगा, लिखना है तो सीटी। हाँ हम्म, संत पड़ती उस सामग्री का क्या नाम है सर? वो मैग्नीज जो जैसे बताए थे कॉपर का उपयोग किया जाता है, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे वो हैं। कहाँ पे उपयोग किया जाता है वो पट्टी? मैग्नीन जो होता है ना, मैग्नीन एक मिश्र धातु होता है। जैसे आप अपने घर में मान लीजिए पीतल का बर्तन लाते हैं, तो पीतल के बर्तन को बनाने के लिए क्या करते हैं, तांबा और जस्ता को मिलाते हैं, तभी तो पीतल बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है हम लोग को अगर मैग्नीन को बनाना होता है, तो मैग्नीन को बनाने के लिए हम लोग कॉपर, मैग्नीज और निकेल, इस तीनों को मिला देते हैं। तीनों को मिलाने के बाद जो है हमारा क्या होता है, मैग्नीन बनता है। सर निकेल बोले कि निकेज? कॉपर, मैग्नीज, निकेल, निकेल NiCkel, निकेल। अच्छा निकेल सर। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया सर, ये भी समझ में आ गया। अब सीटी आ गया। मैंने क्या बताया क्वेश्चन कि सीटी का द्वितीयक खुला रखा है। सीटी का मतलब क्या होता है, करेंट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो सीटी का अगर द्वितीयक खुला रखा जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए सीटी का मतलब होता है करेंट ट्रांसफार्मर, जैसे मैंने अभी डिस्कस कर रहा था आपसे। तो करेंट ट्रांसफार्मर का जो है, अगर क्या कहता है क्वेश्चन में कि करेंट ट्रांसफार्मर का अगर सेकेंडरी जो है वो उसको ओपन रख लिए, खुला रख लिए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए ये कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन आग लगने वाला होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब करेंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है वो क्या, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी दो प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर में, हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर सेकेंडरी ओपन रखेंगे तो क्या होगा, तो सेकेंडरी जब ओपन रखते हैं हम लोग, तो फिर क्या होता है कि उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या होगी, जल जाएगी। क्या होगी, जल जाएगी। फिर समझिए हमने क्या बोला आपसे कि उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो क्या होगी, वो आपकी जल जाएगी। किसकी जल जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग सर? तो जो आपका सीटी, सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर का अगर सेकेंडरी हम लोग ओपन रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका सेकेंडरी का जो कॉइल वाइंडिंग होगा वो क्या होगा, जल जाएगा। चलिए तो ये हो गया। हाँ डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। संट प्रकार के ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का क्या उद्देश्य है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संट प्रकार का जो ओम मीटर होता है, संट प्रकार का जो ओम मीटर होता है, उसमें हम लोग जो प्रतिरोध प्रयोग कर रहे हैं वो परिवर्ती, मतलब कि उसका रेजिस्टेंस नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। कभी 1 ओम हो जाएगा, कभी 2 ओम हो जाएगा, कभी 3 ओम हो जाएगा, इस टाइप से, है ना। तो उसके क्या कहता है, क्या उद्देश्य है संट प्रकार के ओम मीटर में, जो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ती या परिवर्ती प्रतिरोध का जो हम लोग यूज करते हैं, तो क्या रीजन उसके पीछे है? तो उसके रीजन ये है कि हम लोग क्या करते हैं उस कंडीशन में कि जो हमारा पॉइंटर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पॉइंटर होता है उसका जीरो एडजस्टमेंट करने के लिए, क्या करने के लिए, पॉइंटर का जीरो एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संट प्रकार के ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। फिर समझा रहा हूं मैं, समझिएगा। पॉइंटर का अगर मान लीजिए क्या करना होता है, पॉइंटर को हम लोग को जीरो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, शून्य शून्य पर उसको क्या करना होता है, पॉइंटर को फिक्स करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। अभी मान लीजिए रेजिस्टेंस कभी अपने को घटाना है, कभी बढ़ाना है, तो वो तो कंडीशन तभी होगा ना जब हमारे पास क्या हो, एक ऐसा प्रतिरोध जिसके वैल्यू को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। अब कांस्टेंट वाला पकड़ लेंगे भाई साहब तो एक ही जगह पे रहेगा, फिर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, Incoming call सिंपल सी from बात है ICICI. कि हम लोग वैसे ही प्रतिरोध, सॉरी वैसे ही, हाँ क्या बोलते हैं, वैसे ही हम लोग जो है
प्रतिरोध मीटर या ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है, जिसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, ताकि क्या हो, उसको जब इच्छा होगी तब क्या कर देंगे, उसको जीरो रेटिंग पे आकर के फिक्स्ड कर देंगे, है ना, या पॉइंटर को जीरो रेटिंग पे आकर के समायोजित कर देंगे, है ना। तो ये जवाब आपका सही हो गया। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, यस करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए, देखिएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को जो उसका कंट्रोल डिवाइस होता है ना, जो उसका मान लीजिए क्या होता है, कंट्रोल स्प्रिंग होता है, वो क्या होता है, किस मटेरियल का बना होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फिर समझिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोल स्प्रिंग होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो कंट्रोल स्प्रिंग होता है, वो कंट्रोल स्प्रिंग आपका फॉस्फर ब्रोंज का बना होता है। किसका बना होता है बाबू रे, फॉस्फर ब्रोंज, मैं लिख रहा हूं इधर, फॉस्फर ब्रोंज, ठीक है। अब फॉस्फर ब्रोंज सर किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, यह भी बता दीजिए। तो फॉस्फर ब्रोंज भी जो है वह भी क्या है, तांबा का ही मिश्र धातु होता है। उसको बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो कॉपर का, टीन का और फास्फोरस का। मैं इसका संकेत लिख देता हूँ, Cu प्लस Sn होता है टीन का बाबू रे, ठीक है, और पी फॉर फास्फोरस, समझ गए। तो Cu प्लस Sn प्लस P से मिल के बनता है क्या चीज़, हमारा नियंत्रण स्प्रिंग, हमारा कंट्रोल स्प्रिंग, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, बहुत आयता क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में, ठीक है, कि जो आपका क्या चीज़ सर, जो आपका कंट्रोल स्प्रिंग होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, तो फॉस्फर ब्रोंज का बना हुआ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है क्या भाई, कि एकल चरण, ध्यान दीजिए, एकल चरण ऊर्जा मीटर पर कौन सा विद्युत प्रभाव काम करता है। जो सिंगल एनर्जी मीटर है, उस सिंगल एनर्जी मीटर पर कौन सा विद्युत प्रभाव काम करता है। तो सिंगल एनर्जी मीटर में जो अब जैसे आप सुनते होंगे, इलेक्ट्रिकल सुनते क्या होंगे, जानते भी हैं आप लोग और देख भी रहे हैं, अभी हम लोग जो पीछे हिस्ट्री पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल का विद्युत धारा के अलग अलग प्रभाव होते हैं। कभी आपने देखा मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखा, अभी आगे हीटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप जान ही रहे हो, है ना। तो उसी तरह से कहता है कि जो विद्युत धारा है, उस विद्युत धारा का एक और प्रभाव होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रभाव बोलते हैं, या इंडक्शन इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो आपका क्या है, सिंगल फेज एनर्जी मतलब एकल चरण ऊर्जा मीटर जो होता है वो किस सिद्धांत पे या किस प्रभाव पे काम करता है, तो वो प्रेरण प्रभाव पर ही काम करता है। किस प्रभाव पे काम करता है, प्रेरण प्रभाव, यानी कि इंडक्शन इफेक्ट पे काम करता है। ध्यान रहेगा ये चीज, किस चीज पे काम करता है, इंडक्शन इफेक्ट पे काम करता है, इसको याद रखना है। चलिए यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। जो स्प्रिंग कंट्रोल जो भी हमारे क्या होते हैं, डिवाइसेज होते हैं, मेजरिंग डिवाइसेज होते हैं, उसको आप कैसे लगा सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। जैसे अभी जस्ट हम पढ़ा के पीछे निकले हैं कि जैसे मान लीजिए जनरली जो हम लोग ग्रेविटेशनल से जो अटैच्ड जो भी हमारे क्या होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब क्या भाई, कि जो हमारे गुरुत्वाकर्षण नियंत्रित जो भी हमारे उपकरण होते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको वर्टिकल कंडीशंस में हम लोग लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, वर्टिकल कंडीशन में, ठीक है, समझ गए बात को, वर्टिकल कंडीशंस में लगाते हैं। लेकिन जब पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो स्प्रिंग वाले जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको अगर मान लीजिए कि हमको लगाना है, तो हम उसको किस स्थिति में लगा सकते हैं, तो हम उसको किसी भी स्थिति में लगा सकते हैं। ध्यान रखना है, उसको चाहेंगे हम लोग तो हम लोग किसी भी स्थिति में लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला मीटर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, आप लोग भी देखे होंगे सेट, हम लोग आपको दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन सा मीटर है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो है जवाब जो होगा ना, वो AC और DC दोनों होगा। आपके जो आपको PDF दिया गया है उसमें मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेना। क्या जवाब होगा सर, AC और DC मल्टी रेंज एमीटर। क्या है सर ये, AC और DC
मल्टी रेंज एमीटर है। एमीटर का मतलब जो करंट को मेजर कर सकता है। ये डीसी पर भी काम करेगा, एसी पर भी काम, मतलब डायरेक्ट करंट पर भी काम करेगा, अल्टरनेटिंग करंट पर भी काम करेगा। ये समझ गए? तो क्या हो गया, एसी और डीसी मल्टी रेंज एमीटर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन। कौन सा उपकरण जो है वो एकीकृत, एकीकृत का मतलब क्या हो जाता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, समझ गए बात को, का उदाहरण है। तो क्या है सर, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है हमारा। ये क्या है, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी करंट अगर किसी तार के अंदर प्रवाहित कर रही है, तो वो क्या, गैल्वेनोमीटर जब उसके पास आप लेके जाइएगा तो उसका डिफ्लेक्शन होता है निडल में। तो वो क्या दिखाता है सर, तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर कोई चुंबकत्व का गुण अगर दिखता हो, है ना, तो वहां पर क्या करता है, आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है वो शो कर देता है कि भाई साहब यहाँ पर कुछ मैग्नेट जैसा दिख रहा है ना। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का वही काम है। तो ये क्या है, आपको पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। तो याद रखना है क्या जवाब होगा आपका, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, यानी कि स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर होता है सर। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी भी एनर्जी मीटर में अगर क्रीपिंग एरर, जस्ट पढ़ाए तभी, क्रीपिंग एरर का क्या मतलब था कि नीडल इधर उधर घूम रहा है, डिस्क है, डायल है, कहीं इधर से उधर घूम जा रहा है, तो उसको कैसे ठीक करिएगा? तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्क होता है, जो 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 आपका डायल होता है, डिस्क समझिए होता है, उसमें क्या करेंगे, व्यास मतलब डायमेट्रिकली, डायमेट्रिक का मतलब जैसे समझो बात को, जैसे ये मान लो उसका डिस्क हो गया, ठीक है ना, डायमेट्रिकली का मतलब ये एक डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर ये हो गया, एक डायमीटर ऐसे हो गया, मतलब जो आपको क्या हो, सेंटर से पास करता हो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पैरेलल में दोनों तरफ क्या कर देंगे, होल कर देंगे। क्या कर देंगे, बोलिए जल्दी से, क्या करेंगे, पैरेलल में समानांतर, मतलब ये इसके अपोजिट, अपोजिट कहिए, पैरेलल मत कहिए, सॉरी, इसके अपोजिट में, ठीक है ना, यहाँ तो फिर यहाँ, यहाँ तो फिर यहाँ, क्या यहाँ तो फिर यहाँ, मतलब जैसे भी आपको बुझाए, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, अपोजिट में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर, अपोजिट में छेद कर देते हैं। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो क्रीपिंग एरर होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब बता ही दिया मैंने, क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए, डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत, है ना, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ करेक्ट कर दिया है, इसको आप लोग भी याद रखना है, ये वाला आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, चल लौह प्रकार का उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? जो चल लौह प्रकार का उपकरण है, जो मान लीजिए कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है ना, उसका जो स्केल होता है वो अनयूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म ना होने का कंडीशन क्या क्या हो सकता है सर? तो पहला तो मान लीजिए कि जनरली अगर हम उसको लेके चलेंगे तो हम लोग उसको ये लेके चल सकते हैं कि अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म नहीं है, तो मतलब ये हो सकता है कि प्रोपोर्शनल हो, लेकिन प्रोपोर्शनल में भी क्या हो कि वैसा प्रोपोर्शनल हो, ध्यान दीजिएगा, वैसा प्रोपोर्शनल हो जो क्या हो, स्क्वायर के फॉर्म में हो या क्यूब के फॉर्म में हो। ध्यान दीजिए, मैं फिर समझा रहा हूं कि पैमाना असमान है, अनयूनिफॉर्म है, मतलब कहीं ऊपर है कभी नीचे है, इस टाइप से है, अनयूनिफॉर्म है। समझ गए बात को? तो जो आपका क्या होता है, जो आपका चल रहा उपकरण है उसका स्पेशली क्या है कंडीशन, कि जो उसमें आपका क्या होता है, विचलन बल जो होता है, मतलब जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, बताया जो मैंने था कि किसी निडल को अगर कोई जीरो है उसको उठा करके कभी 5 पे चला गया, कभी 10 पे चला गया, है ना, तो उसके लिए जो विचलन बल लगता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो लगता है, वो क्या होता है कि उसमें जो करंट पास कर रहा है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। फिर समझा रहा हूं, फिर समझिए, मैंने क्या बोला कि जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है वो क्या है सर, वो प्रोपोर्शनल है, किस चीज के प्रोपोर्शनल है, तो जो करंट पास कर रहा है उसके वर्ग के प्रोपोर्शनल है। समझ गए बात को? यानी क्या हो गया आपका, जो सी नंबर है वो क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? तो चुंबक, अगर मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो क्या पड़ गया, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पकड़ा गया, या मान लीजिए उस पर क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें कौन सा त्रुटि होगा, उसको कौन सी त्रुटि बोलेंगे हम लोग? तो वही, किसी से प्रभावित आप कोई आदमी होता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं ना, कोई इन्फ्लुएंस्ड हो गया है, प्रभावित हो गया है, तो बस वही होगा, प्रभाव त्रुटि होगा, और क्या हो सकता है ना। तो क्या जवाब होगा, प्रभाव त्रुटि।
इन्फ्लुएंस्ड एरर बोलते हैं उसको हम लोग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंस एरर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये किस प्रकार का वाट मीटर है? वाट मीटर क्या काम होता है जी? कौन बताएगा क्या काम होता है वाट मीटर का जी? कोई बता सकते हैं क्या? वाट मीटर का क्या काम होता है जी? कौन कौन है जुड़े हुए? अश्विनी है, शुभम है, बस यही 2 आदमी है आज। वाह, अमन कहाँ चला गया? अमन है ना। चलिए तो इसका जवाब क्या होना चाहिए जी? बताइए, वाट मीटर का क्या काम होता है? वाट मीटर क्या करता है? वाट को मापता है क्या शक्ति? वाट मतलब क्या? विद्युत परिपथ को मापता है सर। गलत जवाब। शक्ति को मापता है। वाट मीटर शक्ति को नापेगा ना। हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं है, सीखिए। जो वाट मीटर है वो क्या करता है? शक्ति को मापता है ना। तो आपका जो ये आप वाट मीटर देख रहे हो ना, ये वाट मीटर कौन सा है सर, ये बता दीजिए। तो ये आपका क्या है? 3 एलिमेंट 3 फेज। आप लोग देखो यहाँ पर 3 फेज है ना, ये गौर करो आप लोग, यहाँ देख रहे हो L1 L2 L3 देख रहे हो। तो ये 3 फेज है सर। और क्या है सर? ये 3 एलिमेंट है। क्या है ये? 3 एलिमेंट 3 फेज। क्या है? 3 एलिमेंट और आपका 3 फेज। समझ के बात को? 3 एलिमेंट 3 फेज याद रखना है ना। क्या है सर? 3 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका ऑप्शन में तो बी दिया हुआ है, इसका तो फिर होगा ना। क्या बोले? सर इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है, इसका ऑप्शन सी कर लेना। 3 एलिमेंट 3 फेज। 1 मिनट रुक जाइए। नहीं सर, बी है। 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट लाइन पे रुकिएगा आप। लग रहा है 3 फेज ही होगा। नहीं 3 फेज तो ठीक है, 3 फेज तो ठीक है, वो अवयव देख रहा हूं मैं, एलिमेंट कितना है वो मैं देख रहा हूं। सप्लाई दिख रहा है L1 L2 L3 ये तो 3 फेज के लिए है। L1 L2 L3 ये 3 फेज के लिए हो गया। अवयव मैं देख रहा हूँ, कितना अवयव यहाँ से क्रॉस कर रहा है वो मैं देख रहा हूँ। एक इधर है, रुक जाइए 1 मिनट, हमको देखने दीजिए। एक इधर है, एक इधर है, U भी W है। एक U यहाँ है। देखिए इसको समझिएगा जरा सा, गौर करिए आप लोग। मिस्टेक कर रहा था, मैं ही मिस्टेक कर रहा था। यहाँ देखिए आप, ये देखिए एक, ये मान लीजिए कि एक समझिए परिनालिका के जैसा है ये, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से क्या हो रहा है कि एक तार ये से निकला हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये यू पर गया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो ये अवयव को काउंट कर रहा है ना बाबू, ये अवयव इसको काउंट कर रहा है, गौर करो। एक अवयव इसको काउंट कर रहा है और एक अवयव इसको काउंट कर रहा है। समझिएगा ध्यान से, मैं फिर समझा रहा हूं। देखिए ये क्या कर रहा है ना, यहां पर फेज तो 3 है, L1 L2 L3 ये तो क्लियर ही है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है कि यहां पर जो आपका लोड है, लोड का मतलब क्या हो गया? लोड का मतलब मेरा ये समझाने का मतलब है कि जो आपका ये अवयव है, अवयव का मतलब हो गया कि जो आपका क्या है, जो आपका एलिमेंट है, ठीक है ना। ये एलिमेंट 2 ही एलिमेंट यहां शो कर रहा है। हम लोग इसको UVW को लेके चल रहे थे, लेकिन UVW को लेके चलेंगे तो नहीं होगा। ये अवयव इसी को कर रहा है, एक अवयव इसको माना हुआ है एक पोर्शन को, और एक अवयव इसको माना हुआ है एक पोर्शन को। बात समझे?
समझ में आया क्या? सर ऐसा भी तो हो सकता है, L1 L2 L3 पर क्या बोलते हैं एलिमेंट हो गया ना, यहाँ पे नहीं, जो L1 L2 L3 एलिमेंट नहीं हुआ बाबू, L1 L2 L3 फेज हो गया। फेज है जी सर। तो हाँ यहाँ पे जो दो पार्ट जो आप बता रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, हाँ उसके बीच से देखिए एक तार गया है, एक तार निकला है V के लिए, एक तार निकला है W के हाँ लिए। हाँ, तो वही चीज मैं समझा रहा हूँ। देखो ना, देखो ना, एक मिनट देखो ना, ये देखो, ये जो करंट जो निकल रहा है, एक देखो ये फेज के अंदर जा रहा है। अभी अब जैसे मान लो कि अगर हम कंपोनेंट की बात करेंगे, तो एक कंपोनेंट अगर इसकी बात करते हैं और एक कंपोनेंट अगर हम इसकी बात करते हैं, और इससे जो हमारा तार जा रहा है, ये देखो तार जो जा रहा है, एक यहां से निकला L1, गौर करो, एक यहां से निकला, एक ये निकल गया आपका L1 में चला गया, ठीक है ना, एक यहां से निकला वो L2 में चला गया, और ये कॉमन है दोनों के लिए। ध्यान दो, यहां ध्यान दीजिए आप, ये L1 एक यहां से चला गया है आपका, एक आपका यहां से चला गया है, ठीक है ना। ये देखिए, रुकिए मैं इसको मिटा देता हूं, एक मिनट ठहर जाओ, थोड़ा समझ लो इसको, कंफ्यूजन हुआ है इसमें, इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, एक मिनट, रुकिए, हम इसको फिर से करते हैं। कंफ्यूजन नहीं रखना है, एकदम क्लियर रखिए चीजों को। देखिए, ये देखिए मैं जूम कर दिया हूं। अभी आप ये देखो कि फेज में जो है, जैसे मान लो कि अभी हमने क्या कहा आपको कि दो समान मान लो है, एक तरफ का समान जो है अपना ये वाला हो गया, ठीक है, एक तरफ का समान मान लो ये वाला हो गया, और एक तरफ का समान मान लो हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। एक तरफ का समान हमारा ये वाला हो गया, एक तरफ का समान हमारा ये हो गया, ठीक है। अभी आप ये देखो कि जो हमारा करंट जा रहा है, वो करंट किस प्रकार से जा रहा है, तार जो चला हुआ है वो तार हमारा कैसे कैसे चला हुआ है, वो चीज को देखो, ठीक है। अभी देखो कि यहां पर एक ये फेज में गया हुआ है L1, ये देखो L1 गया हुआ है, ये वाला तार है ना। फिर क्या है कि यहां से देखो ये वाला जो तार है, ये जो देख रहे हो तार, ये क्या हुआ है, L2 में गया हुआ है, ठीक है ना। और जो फिर यहां से ये वाला जो आप देख रहे हो पॉइंट, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, ये L3 में जा रहा है, गौर करो, ठीक है। और फिर क्या है, अभी जैसे इसकी हम लोग बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, ये देखो, एक यहां से L गया, फिर ये यहां से निकला, और फिर क्या हुआ, ये यहां से निकला, 3 पॉइंट बन गया, ठीक है। तो एक समान का मान लो ये कंडीशन, ये पूरा एक पोर्शन ले लिए हम लोग। अभी दूसरा पोर्शन के अंदर क्या है कि यहां पर जो है आपका U V और W, ठीक है ना, U V और W जो है वो क्या कर रहा है, तो यो यहां पर देखो ये लिखा हुआ है लोड, ये गौर करो, ये देखो आप देख रहे हो, लोड का मतलब होता है कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे जो सामान हमारा चल रहा है, इससे हमारा क्या चल रहा है, सामान हमारा चल रहा है। तो सामान जो हमारा चल रहा है, तो उसमें हम लोग कैसे इसको मेजर कर रहे हैं। अभी यहां से देखो ये चला, ये यू पे चला गया। अभी फिर क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट है ये भी पे चला गया, और ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये कहां चला गया, हमारा डब्ल्यू पे चला गया। लेकिन हमारा कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट से ये सारे लाइंस पास कर रहे हैं, वो तो दो ही है ना, समझो बात को। जो भी कंपोनेंट्स, अभी जैसे मान लो कि दो सेक्शन हमने लगा दिया, दो ही सेक्शन है ना, जितना भी तार है वो खींच करके हम लोग उधर पोल पे भेज रहे हैं या लोड पे भेज रहे हैं। ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा ये क्या है, ये वाट मीटर है। बात को समझो पहले, ये क्या है, वाट मीटर। वाट मीटर क्या करता है, शक्ति को मापता है, पावर को मापता है।
तो पावर को मापने के लिए क्या हुआ कि ये टू टाइप ऑफ वाट मीटर है, जिसमें क्या हो रहा है कि एक L1 L2 L3 मतलब एक 3 फेज में चला गया, और एक जो उसका सेक्शन है वो कहां लेके चला गया, लोड के साथ चला गया। लेकिन चूंकि 3 फेज कनेक्शन है तो उसमें तो मान लो कि तीन जो हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ होता है, न्यूट्रल होता है और मेन होता है। समझना ध्यान से, अर्थ होता है, न्यूट्रल होता है, मेन होता है। वो क्या हुआ, हम इधर भेज दिए, और एक इधर से फिर तार निकाल करके जो आपका कौन सा है, जो आपका मल्टीमीटर सॉरी वाट मीटर जो है, उसके तार को निकाल करके हम किसके पास भेज दिए, जो उसके उस पे लोड चल रहा है, मतलब जो सर्किट पे लोड है उसके पास भेज दिए। समझ रहे हो बात को, सुनिए अमन जो भी हैं समझिए ध्यान से। हमने क्या बोला कि जो आपका वाट मीटर है, उस वाट मीटर में क्या है, ये 3 फेज वाट मीटर है। 3 फेज में भी क्या है, 2 अवयव वाला है। 2 अवयव का मतलब यह हो गया कि इसमें एक पार्ट से क्या हो रहा है, एक पार्ट करंट के पास जा रहा है और एक पार्ट किसके पास जा रहा है, लोड के पास जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि जो भी मान लीजिए डिफ्लेक्शन होगा, वो डिफ्लेक्शन क्या होगा, इस नीडल के ऊपर दिखाई पड़ेगा, कभी यहां आएगा, कभी यहां आएगा, कभी यहां आएगा, इस टाइप से होगा। अब बोलिए इसमें क्या समझना है, तो सही जवाब क्या होना चाहिए उस हिसाब से, तो सही जवाब होना चाहिए 2 अवयव, 2 कंपोनेंट होगा और 3 फेज होगा। फेज तो क्लियर था, एलिमेंट यही है, एलिमेंट जो आपका ये 2 अवयव है, एक वाला ये पोर्शन और एक वाला ये पोर्शन, हम लोग इसी को लेंगे। बोलिए इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। नहीं सर, अब नहीं। और किन्हीं को अगर दिक्कत है तो बोलिए। अश्विनी है, जी जी सर। समझ में आया? जी सर, समझ में आया सर। थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है, जैसे कि 2 लोड निकल रहा है, ठीक है, एक से करंट आ रहा है, एक से नहीं करंट जा रहा पहले है। पहले ये कंसेप्ट तुम क्लियर करो, लोड 2 नहीं निकलेगा। जब 3 फेज की बात हो रही है तो तीनों फेज पर लोड होगा। पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लो कि 3, ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है, ये कोई सर्किट नहीं है, ये वाट मीटर का जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो दिखा रहा है। पहले ये समझो, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि जो ये 3 फेज वाट Incoming मीटर है, call from इस 3 promotional फेज call वाट मीटर के identified अंदर by में एक उसका जो सेक्शन बना हुआ है, जो एलिमेंट बना हुआ है, वो क्या हो रहा है, एक सप्लाई की तरफ चला गया, ये देखो लिखा हुआ है सप्लाई, SUPPLY सप्लाई, और एक कहां चला गया, लोड की तरफ चला गया। के बात को, एक कहां चला गया, सप्लाई की तरफ चला गया, एक कहां चला गया, लोड की तरफ चला गया। ठीक है, तो जो आपका यहां पर जवाब होना चाहिए वो क्या होगा सर, ये वाला जो है फेज को दिखा दिया सर। तो जब फेज 3 फेज है तो लोड भी 3 ही होगा, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो इसमें जो है हमारा क्या होगा, 2 ही एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट इसको पकड़ेंगे, एक एलिमेंट इसको पकड़ेंगे। कोई दिक्कत है? अब बोलो, नहीं, हाँ, अब हो गया, क्लियर हो गया। समझ में आ गया ना? चलिए, तो क्या हो जाएगा सही जवाब सर, 2 अवयव होगा आपका, 2 एलिमेंट हो गया, और क्या हो गया, ये 3 फेज वाट मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको क्लियर कर लीजिए, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग का जवाब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हाँ 2 अवयव और 3 फेज वाट। आवाज कुछ हमारे मोबाइल में कम आ रहा है, क्या बोल रहे हैं बोलिए तो। 2 फेज, 2 एलिमेंट 3 फेज। 2 एलिमेंट 3 फेज, करेक्ट आंसर है, 2 एलिमेंट 3 फेज, सही है, वेरी गुड। चलिए, आपका भी कुछ कम आवाज आता है बीच बीच में। हाँ कुछ आज हमको भी आवाज जो है ना कम जा रहा है, तुम लोग का भी आवाज कम आ रहा है हमको। बीच बीच में अटक अटक के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। वाट मीटर क्लियर हो गया, अब है कि किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये वायु घर्षण डैम्पिंग का क्या कंसेप्ट है ये समझ लीजिए कि जो पॉइंटर है, ठीक है ना, अभी जैसे पॉइंटर मान लीजिए कि कहीं पर जाके टिका है ना, तो फिर वो क्या हो कि गिर के फिर अपने जगह पर ना आ जाए। तो जो मान लीजिए आज के डेट में वो वोल्टेज को शो कर रहा है, या मान लीजिए करंट को शो कर रहा है, या पावर को शो कर रहा है, तो जहां पर भी उसका नीडल गया वो रुकना ना चाहिए। ऐसा नहीं हो गया गिर गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वही चीज करा है क्वेश्चन में कि किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। तो क्या सही जवाब होगा सर, चल लौह उपकरण या फिर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्या जवाब होगा, चल लौह उपकरण
या फिर क्या होगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? जो हमारा न्यूट्रल है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा न्यूट्रल कनेक्शन है वो किस प्रकार के एनर्जी मीटर में जा करके लगता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या होगा, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट, याद रखना है न्यूट्रल कहां लगता है जाकर के, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। यहां देखिए, हाँ सी नंबर, समझ गए क्या जवाब होगा, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट में जा करके जो हमारा क्या है सर, जो हमारा न्यूट्रल कनेक्शन है वो जा करके लग जाता है सर। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, अब पूछ रहा है कौन सा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीटर क्या काम होता है पहले ये समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी मीटर का काम है आवृत्ति को नापना। किसको नापता है, आवृत्ति को नापता है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार का आवृत्ति नापता है ये बता दीजिए, सॉरी किस प्रकार का ये आवृत्ति मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है ये बता दीजिए। तो ये क्या है सर, मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। क्या है ये, मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप यानी कि यांत्रिक अनुनाद प्रकार, यांत्रिक अनुनाद प्रकार, ये सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संवेदनशीलता का क्या रेशियो होता है? संवेदनशीलता किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो संवेदनशीलता हम लोग निकालते हैं वो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज, यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, वोल्टेज का मान वोल्ट, यानी ओम पर वोल्ट, ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी भी एनर्जी मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद, अभी जस्ट पढ़े थे ना जी कि दोस्त हम लोग क्या करते हैं, होल्स कर देते हैं। तो होल्स करने का क्या रीजन है जी, क्या पढ़े थे, किसको कम करने के लिए, हटाने के लिए, बोलिए। होल्स जो कर रहे थे, क्यों होल्स कर रहे थे हम लोग, बोलिए। हाँ, क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग एरर को हटाने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, छेद कर रहे थे। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, और वही आंसर भी है, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। चलो अभी आइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा। क्या है ये, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा, इसको याद रखना है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली उपकरण में डैंपिंग बल, डैंपिंग बल क्यों जरूरत होता है, ठीक है। चल कुंडली उपकरण में जो डैंपिंग फोर्स होता है वो क्या करता है, ठीक है। तो डैंपिंग फोर्स क्या करता है, वो आपके सुई को नियंत्रित करता है। क्या करता है, सुई को कंट्रोल करता है। जो नीडल होता है वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो याद रखना है ये वाला जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या काम होता है? जो चल कुंडली उपकरण होता है उसमें हम लोग सॉफ्ट आयरन को क्यों प्रयोग करते हैं? तो इसलिए करते हैं ताकि क्या हो कि जो उसमें एयर गैप होता है और उसमें एयर गैप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, वो समान रूप से फैल पाए, समान रूप से फैल पाए। यानी कि नरम लोहे के क्रोड का क्या काम होगा, तो जो आपका एयर गैप है उस एयर गैप में जो चुंबकीय फ्लक्स है उस चुंबकीय फ्लक्स सही ढंग से क्या हो जाए, वितरित हो जाए, बट जाए, वही काम होता है। क्यों, किसका, सॉफ्ट आयरन का, नरम लोहे का। अगला क्वेश्चन, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उस पर जो लोडिंग इफेक्ट होता है, तो लोडिंग इफेक्ट का कारण कौन सा आपका पैरामीटर है? मतलब ये हो गया कि व्हाट विच पैरामीटर इज द काउज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें क्या होता है, सेंसिटिविटी कम हो जाता है, संवेदनशीलता जो होती है वो क्या होता है, कम हो जाता है। संवेदनशीलता जो होती है वो कम हो जाती है, इस कारण से क्या होता है, उस पर लोडिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, लोडिंग इफेक्ट हो जाता है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए आप,
ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये देख लीजिए फिगर, ठीक है। ये किस प्रकार का जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपका जो है याद रखना है इस चीज को, ये आपका एट्रैक्शन टाइप का मूविंग आयरन है। ये क्या है, एट्रैक्शन टाइप यानी आकर्षण प्रकार का जो है आपका क्या है, मूविंग आयरन है। ये एट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन यानी आकर्षण प्रकार चल लौह। चलिए अगला क्वेश्चन, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं, तो सब बता सकते हैं। जो मोटर का हम लोग आरपीएम नापते हैं, आरपीएम नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी, टैकोमीटर का। तो पता ही होगा आप लोगों को भी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करिएगा, कौन सा उपकरण चल लौह प्रकार का है वो कैसे करिएगा पहचान, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी प्लस माइनस सिंबल नहीं दिया रहा, कोई स्थिरांकित नहीं होता है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, तो कोई स्थिरांकन नहीं। अगला क्वेश्चन, एक निरपेक्ष प्रकार का उपकरण कौन सा है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, पहले भी पढ़ा चुके हैं ये क्वेश्चन। कौन सा था, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, पढ़ा चुके हैं पहले भी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति मतलब मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, एक पॉइंटर को जो मूवमेंट करता है वो कौन सा फोर्स करता है, बस यही कह रहा है। समझे बात को, कि किसी भी संकेतक उपकरण में जो आपका क्या है, जो आपका पॉइंटर होता है ना, उस पॉइंटर को कौन मूवमेंट देता है, किस फोर्स का वो मूवमेंट करता है, तो पहले भी बता चुके हैं, डिफ्लेक्शन फोर्स यानी कि विचलन बल, शुरू में ही पढ़ लिए थे हम लोग, तो वही जवाब है, विचलन बल या फिर डिफ्लेक्टिंग फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एकीकृत उपकरण का काम क्या होता है, एकीकृत उपकरण क्या करता है, वो क्वांटिटी को मतलब मात्रा को दर्ज करता है, क्या करता है वो, मात्रा को दर्ज करता है, मतलब दिखाता है, सिर्फ मापता नहीं है, जैसे दिया हुआ है प्रदर्शित करता है, संकेत करता है, ठीक है ना, मात्रा का संकेत देता है, मात्रा को दर्ज करता है, मात्रा को मापता है ना। तो ये क्या करता है आपका, रजिस्टर करता है, क्या करता है आपको, रजिस्टर करता है क्वांटिटी को, ध्यान रखना है, डिस्प्ले नहीं, इंडिकेट नहीं, मेजर नहीं, क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। समझे बात को, रजिस्टर द क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन, द्रव घर्षण भिगोना मतलब आपका हो गया क्या चीज, जो आपका डैम्पिंग, ध्यान दीजिए, किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, मतलब क्या हो गया सर, द्रव घर्षण भिगोना हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में याद रखना है, फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है ना, में क्या होता है, सटीक रूप से उसको क्या करता है, पढ़ता है, ठीक है ना, कि जो आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट, फ्लूइड फ्रिक्शन, माफ कीजिएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही रूप से पोजीशन को रीड करता है, पढ़ता है ना। तो उसको हम लोग किस कंडीशन में रखेंगे, याद रखना है इसको, ग्रेविटेशनल वाला होगा तो उसको हम लोग कैसे रखते थे, वर्टिकल में रखते थे, जस्ट पहले पढ़ा के निकले हैं। ठीक उसी प्रकार से जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होगा, डैम्पिंग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसको भी अगर हमको रखना होगा तो हम लोग उसको कैसे रखेंगे सर, वर्टिकल ही रखेंगे, कैसे रखेंगे, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से ही उसका करेंगे, उसको भी हम लोग रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक डायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस प्रकार की मात्रा को नापा जाता है, ध्यान दीजिए क्या कहता है, एक आपका इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके द्वारा आप क्या चीज को मेजर कर सकते हो, किस चीज को मेजर कर सकते हो, तो हम लोग क्या किसको मेजर करते हैं, पावर को यानी कि शक्ति को मेजर कर सकते हैं सर। चलिए अगला क्वेश्चन, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब अगर मान लीजिए कोई एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, देखिए जनरली क्या है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, बेहतर इंस्ट्रूमेंट है जनरल इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो उसमें अगर मान लीजिए कहता है कि हमको और ज़्यादा अधिकतम सटीकता चाहिए, तो क्या कैसे उसको करेंगे सर, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जो इम्पिडेंस होता है, क्या होता है, प्रतिबाधा जो होता है उसका इनपुट जो रखेंगे वो हाई रखेंगे, मतलब इनपुट हाई रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है वो आपका जो रीडिंग लेकर के देगा वो रीडिंग करेक्ट लेकर के देगा। समझे बात को, क्या करेंगे, इम्पिडेंस को हाई रखेंगे, मतलब क्या भाई, प्रतिबाधा को क्या करेंगे, उच्च रखेंगे, ठीक है। इनपुट समझना है ध्यान से, इनपुट इम्पिडेंस जो होगा उसको अगर हम लोग हाई रखते हैं
तो फिर क्या होगा कि जो हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमारा क्या करेगा, प्रिसाइजनेस सही देगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो रीडिंग क्या होगा, अच्छा देगा, सही देगा, सटीक देगा। ये जवाब हो गया। अब है 1 मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के आवश्यक शंट प्रतिरोध निकालना है। तो शंट प्रतिरोध निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, आई एम गुना आर एम डिवाइड बाय आई माइनस आई एम। ठीक है, यही है। अभी क्या कर सकते हैं यहां पर, आई एम का मतलब क्या हो गया, आई एम मतलब 1 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको पकड़ लेंगे। और आरएम का मतलब होता है क्या, कि शंट प्रतिरोध का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या चीज, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं ना हम लोग, एक क्या करते हैं, कॉमन रूप से लेके चलते हैं कि भाई वो 27 ओम के लमसम रहता है। मतलब स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो हमारा क्या रहता है, शंट प्रतिरोध रहता है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को जनरली 27 ओम फिक्स किया जाता है कि भाई इतना इसका क्या है, स्टैंडर्ड है, इतना ये ओम का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं 27। तो 1 इंटू 27 डिवाइड बाय क्या है भाई, तो 10 एम्पियर के साथ इसको नापना है तो 10 एम्पियर कर देंगे, माइनस किसके साथ में, 1 मिली एम्पियर के साथ में, 10 माइनस 1। तो 27 डिवाइड बाय 9, 9 3 जा 27, यानी कि 3 आपका सही जवाब हो गया। देखिए ये नंबर है ना, ये नंबर है। ठीक है, ये लीजिए आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसमें आप देखिए और पूछिए, कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछिए। सर वो आकर्षण चलनों का वो जो बताए थे, हाँ, आकर्षण प्रकार चलनों का, सर उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या चीज बोले, फिर से बोलिए। सर आकर्षण प्रकार चलनों का उपयोग कहाँ किया जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन। 30। जी सर। अच्छा अच्छा, हाँ। उसका देखिए समझ लीजिए, बता रहा हूं मैं। जितने भी ये आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं ना, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अभी जो आपका मान लीजिए, अभी वोल्ट मीटर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर भी जो क्या होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है। ठीक है, कुछ मान लीजिए जैसे चल लौ टाइप का है, समझना है ध्यान से। कुछ क्या होता है, चल लौ टाइप का होता है, कुछ एब्सोल्यूट टाइप का होता है, कुछ जनरल टाइप का होता है ना, समझ रहे बात को। कुछ डिजिटल टाइप का होता है। तो ये सब क्या है, अलग अलग प्रकार होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, जो क्या होता है, जो अपने अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यूज होता है, अपने अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। अब कहाँ पर मान लीजिए, अगर जैसे रेजिस्टेंस कम है तो किसको यूज करेंगे, रेजिस्टेंस हाई है तो किसको यूज करेंगे, समझ में आ रही है बात। तो उसी हिसाब से क्या किया गया है, सबको अलग अलग ढंग से बांटा गया है। ठीक है, बांट करके अब जैसे मान लीजिए चल कुंडली मीटर है या चल लौह मीटर है, उसको कहाँ पर यूज करेंगे, कौन सा मान लीजिए, अभी जैसे अभी आप ही समझो कि अगर मान लीजिए आज हम अपने बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं तो थर्मामीटर से नाप लेते हैं, लेकिन अगर भट्ठी का टेम्परेचर नापेंगे थर्मामीटर से नापाएगा क्या, अब बताओ, नहीं नापाएगा ना। क्या करेंगे उसके लिए पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो वही कंसेप्ट है कि जहां पर जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होना होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग हिसाब से यूज करते हैं, यही कंसेप्ट है। और पूछिए, अगर किन्हीं को और पूछना है तो पूछिए।